तो सबसे पहले देखते हैं अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फंडामेंटल है क्या। तो जैसा कि आप लोग जानते हो क्लास 11 में हम लोग क्या पढ़ रहे थे, सोल प्रोप्राइटरशिप। इमेजिन मतलब हम लोग को जो भी प्रॉफिट हो रहा था वो हम लोग खुद में रख ले रहे थे। लेकिन क्लास 12 में क्या है, हमें पार्टनर्स के साथ में काम करना पड़ेगा, क्योंकि जब हम लोग छोटे क्लास में थे तो हम लोग सिंगल प्रोप्राइटरशिप के बारे में पढ़ रहे थे, सोल प्रोप्राइटरशिप, जो कि अपना बिजनेस खुद चलाता है, जो भी प्रॉफिट होता है खुद बेयर करता है, जो भी लॉस होता है खुद उठाता है। लेकिन जब हम लोग बड़े हो रहे हैं, क्लास 12 में जा रहे हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, सारे जो बिजनेस है उसको हम लोग पार्टनर्स के बीच मिलकर स्टार्ट करने का कोशिश करेंगे। तो जैसे कि बिजनेस, अगर मान लो हमें बिजनेस स्टार्ट करना है, तो मैं जैसे आयशा और एक रानी नाम ले लो, तो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आप लोग को पता ही है ज़्यादा पैसे की रिक्वायरमेंट होती है। मान लो मेरे पास 3 लाख रुपीज़ है, ओके, और मेरे को 5 लाख का बिजनेस स्टार्ट करना है, कम से कम मुझे 5 लाख चाहिए। तो मैं क्या करूँगी, मैं किसी एक पार्टनर को ढूंढूंगी जो मुझे 2 लाख कंट्रीब्यूट कर सके। तो रानी एक लड़की है जो कि मुझे 2 लाख कंट्रीब्यूट करेगी एज अ बिजनेस पार्टनर, तो मैं उसके साथ पार्टनरशिप फॉर्म कर लूँगी। और मुझे 5 लाख चाहिए, जैसा कि आपको मैंने बताया ही। तो मेरे पास जब 3 ही लाख है तो मेरे को बिजनेस स्टार्ट करना है, तो मैं किसी न किसी की तो हेल्प लूँगी, एज अ पार्टनर ही सही। तो मैंने रानी को अपने बिजनेस में इन्वॉल्व कर लिया। तो अब जाके हम लोगों ने पार्टनरशिप फॉर्म किया, और हम लोग डिस्कस करेंगे कि हम लोग ये बिज़नेस कितने दिन तक रखते हैं। तो मान लो हमने 1 साल तक का बिज़नेस प्लान किया, 1 साल के बाद हमें टोटल 10 लाख का प्रॉफिट हो गया, ओके। तो अब दिक्कत यहाँ पे ये आ रही है कि आयशा ने 3 लाख रुपए लगा दिए, ओके, और रानी ने 2 लाख लगाए हैं। अब जब 10 लाख प्रॉफिट होगा, तो अब कुछ लोग बोलेंगे कि प्रॉफिट जो है वो आयशा ने ज़्यादा पैसे लगाए थे, उसे प्रॉफिट ज़्यादा मिलनी चाहिए, रानी ने कम पैसे लगाए तो उसे कम प्रॉफिट मिलनी चाहिए। ठीक है, ये पहला केस हम लोग बोल सकते हैं कि जिसने ज़्यादा पैसा लगाया उसने उतने पैसे मिलने चाहिए। लेकिन केस 2 में कोई कह सकता है कि दोनों ने बिजनेस में हार्ड वर्क किया है तो इक्वल उन लोगों को पैसा मिलना चाहिए, 5-5 लाख, ओके। तो यहाँ पे ये चीज़ क्या होगी, लड़ाई झगड़े हो सकती है इस बात पे। तो इसीलिए हम लोगों को एक एग्रीमेंट साइन करना पड़ता है, ओके। जैसे मान लो ए और बी में डिस्प्यूट हो रहा है, लड़ाई हो रही है, तो हम लोग एग्रीमेंट पे काम करेंगे, एग्रीमेंट पे देखेंगे। हो सकता है बिजनेस स्टार्ट करने से पहले हम लोगों ने कहीं नोट डाउन करा हो, लिखा हो कि जब बिजनेस में हमें इतना प्रॉफिट हो तो हम किस हिसाब से प्रॉफिट को बांटेंगे, ठीक है। अगर हमारा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है तो हमें फिर कोर्ट के पास जाना पड़ेगा, कोर्ट में ही इन सब के फैसले लिए जाते हैं, ओके। अब कोर्ट क्या है, कोर्ट कोई छोटा मोटा चीज़ तो है नहीं, उनके पास रेगुलर डेली 500 से 1000 केसेस हमेशा आते ही है, ओके। तो वो उनके पास उतना टाइम नहीं है कि इन सबको मैनेज कर सके, इन सबको सॉल्व कर सके। तो कोर्ट ने क्या करा, कोर्ट ने अप्रोच किया गवर्नमेंट को कि आप एक एक्ट बनाओ, ओके, ओके। तो गवर्नमेंट को अप्रोच करने के बाद उन लोगों ने किया क्या, उन्होंने एक इंडियन पार्टनरशिप एक्ट बनाया जो कि 1932 के आसपास में बना था, ये ईयर दिया गया, ओके। तो कंडीशंस क्या क्या दी गई उनमें, इफ़ एनी डिस्प्यूट देन चेक द एग्रीमेंट। अगर सबसे पहले किसी भी पार्टनर के बीच कोई भेदभाव या फिर कोई लड़ाई झगड़े होती है, सबसे पहले एग्रीमेंट को आप चेक अप्रूवल करो, ओके। अगर उसके बाद भी अगर आपका प्रॉब्लम सॉल्व आउट नहीं हो रहा है तो आप सबसे पहले पार्टनरशिप एक्ट को देखो जो आप लोगों ने साइन करा हो। अगर इसके बाद भी दिक्कत आ रही है तो इफ़ द प्रॉफिट शेयरिंग इज़ नॉट मेंशन इन द एग्रीमेंट, अगर एग्रीमेंट में आपके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को मेंशन नहीं किया गया है, और देन बाय पार्टनरशिप एक्ट यू हैव टू डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट इक्वली। यहाँ पे कहा जा रहा है अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपके एग्रीमेंट में मेंशन करना आप भूल चुके हो तो पार्टनरशिप एक्ट के मुताबिक आपको जितने भी पार्टनर है सबको इक्वल प्रॉफिट बांटना पड़ेगा। क्लियर। चौथे पॉइंट में बताया जा रहा है पार्टनरशिप एक्ट डू नॉट सॉल्व देयर प्रॉब्लम देन एट लास्ट दे हैव टू गो टू द कोर्ट। अगर पार्टनरशिप एक्ट जो कि गवर्नमेंट ने पास करा है अगर उसके बावजूद आप लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पा रही है तो आप लोगों को लास्टली कोर्ट ही जाना पड़ेगा, ओके। तो अब पार्टनरशिप को अगर डिफिनेशन में अगर हम लिए तो पार्टनरशिप का डिफिनेशन क्या होगा, पार्टनरशिप इज अ रिलेशन बिटवीन पर्सन हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ बिजनेस कैरिड बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्ट फॉर ऑल। यहाँ पे कहा जा रहा है पार्टनरशिप जो है एक रिलेशन है पर्सन्स के बीच में। मैंने कहा था क्लास 11 में हम लोग सिंगल पर्सन थे, सोल प्रोप्राइटरशिप था
हम लोग अपना बिजनेस खुद रन कर रहे थे, प्रॉफिट लॉस खुद ही बेयर कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, क्लास 12th में हम लोगों को पार्टनरशिप फॉर्म करना पड़ रहा है, जो कि कम से कम 2 पार्टनर या उनसे ज़्यादा पार्टनर्स के बीच में होता है। तो पार्टनरशिप का डेफिनेशन ये होगा, पार्टनरशिप इज़ अ रिलेशन बिटवीन पर्सन। मतलब पार्टनरशिप एक रिलेशन है कुछ पर्सनस के बीच में जिन्होंने एग्री किया है अपने प्रॉफिट को बिजनेस में बांटने का। ओके और मेंबर्स इसमें कितने होने चाहिए पार्टनरशिप में, तो मिनिमम कम से कम उनको 2 पर्सन्स होने चाहिए और मैक्सिमम 50 पर्सन्स होने चाहिए। क्लियर। और अगर मैं बात करूँ, अगर कोई कहता है कि मेरे पास मुझे पार्टनरशिप स्टार्ट करना है लेकिन कम से कम हमारा जो पार्टनर्स है वो 50 से ज़्यादा है, एक्सटेंड है उससे, तो 50% से अगर ज़्यादा हो तो हम लोगों को कंपनी फॉर्म करनी पड़ेगी। ओके। तो अब हम एक्सेप्शंस की बात करते हैं कि ऐसे कौन कौन से पर्सन हैं जिसको हम लोग ओरिजिनल पार्टनर के रूप में नहीं मान सकते। सबसे पहला पॉइंट है माइनर पार्टनर। माइनर पार्टनर कौन होता है, जो कि अभी एडल्ट नहीं है, मतलब 18 ईयर्स से अबव नहीं है। एक्चुअली बात यहाँ ये होती है कि 18 ईयर्स से अगर जो लोग लेस है, उससे कम है, तो उन लोगों को थोड़ा उतना कुछ आइडिया नॉलेज होता नहीं है, इसलिए उन लोगों को हम लोग पार्टनर नहीं रख सकते हैं। और पर्सन ऑफ अनसोल्ड माइंड, इसके मतलब बताया जा रहा है कि अगर कोई मेंटली थोड़ा डिस्टर्ब्ड है तो वो बिजनेस किस तरह से चला पाएगा, इसलिए उसको हम लोग पार्टनर नहीं मानेंगे। और थर्ड पॉइंट कहा जा रहा है पर्सन हु इज डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ, मतलब किसी कोर्ट के हिसाब से उसमें कुछ केस करा हो, चाहे कुछ भी, वो किसी केस में फंसा हो जिसके वजह से उसको बिजनेस लॉ ने कुछ डिस्क्वालीफाइड कर दिया हो, इस हिसाब से उसको भी पार्टनर हम लोग नहीं लेंगे। हम बात करते हैं एग्रीमेंट के बारे में। तो एग्रीमेंट क्या होता है, एग्रीमेंट ओरल भी हम लोग रख सकते हैं और रिटन एग्रीमेंट भी, लेकिन आजकल के तौर पे हम लोग को रिटन एग्रीमेंट ही रखना चाहिए क्योंकि ओरल में हमें कोई भी धोखा दे सकता है। ओके। और रिटन एग्रीमेंट इज नोन एज पार्टनरशिप डीड। यही मैं बताना चाह रही हूँ कि जो एग्रीमेंट होता है जिस पे हम लोग रिटन एग्रीमेंट बनवाते हैं, उस पर सारे पार्टनर्स के साइन लेते हैं, उसी को हम लोग पार्टनरशिप डीड कहते हैं। ओके। उसके बाद है रजिस्ट्रेशन ऑफ एग्रीमेंट इज़ नॉट कंपलसरी। जैसे कोई कोई कहता है कि जो हमारा पार्टनरशिप डीड है वो उस पर हमारा रजिस्ट्रेशन होना चाहिए गवर्नमेंट के थ्रू या फिर किसी लॉ के थ्रू, लेकिन ये कंपलसरी नहीं है। हम छोटा सा एग्रीमेंट बनवा के सारे पार्टनर्स उस पर साइन करके एग्रीमेंट पार्टनरशिप डीड बना सकते हैं, उसमें कोई कंपलसरी नहीं है रजिस्ट्रेशन का। लेकिन एक्सेप्शन में क्या है, महाराष्ट्र में ज़रूरी है। महाराष्ट्र एक ऐसा जगह है जहाँ पे हम लोग अगर पार्टनरशिप डीड बनाते हैं तो वहाँ पे हमें करना पड़ेगा। ठीक है। उसके बाद है पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड क्या होता है, पार्टनरशिप डीड होता है इट इज़ अ रिटन एग्रीमेंट बिटवीन अ पार्टनर्स कंटेनिंग अ टर्म्स ऑफ पार्टनरशिप। जो पार्टनरशिप डीड है ये एक रिटन एग्रीमेंट है जिसपे हम लोग पार्टनरशिप के बारे में डिस्कस करते हैं। जैसे इट इज़ अ साइंड बाय ऑल द पार्टनर्स। हम लोग जो पार्टनरशिप डीड बनाएंगे, जो तैयार करेंगे, उस पर सारे पार्टनर्स के साइन होंगे एज अ प्रूफ कि कल को अगर हमें प्रॉफिट होता है बिजनेस में तो हम किस हिसाब से उसको बांटेंगे, इसीलिए हम लोग सारे पार्टनर्स के उस पर साइन लेंगे। एग्जाम्पल है पार्टनरशिप डीड में आखिर होता क्या क्या है, तो पार्टनरशिप डीड में होता है नेम ऑफ द पार्टनरशिप फॉर्म और एड्रेस भी हम लोग लिख सकते हैं। नेम क्या है पार्टनर्स के एड्रेस क्या है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगी, अगर कल को हमें प्रॉफिट होता है तो हम किस हिसाब से प्रॉफिट को बांटेंगे, जो हमारा कैपिटल है उस पर इंटरेस्ट कितना मिलेगा, अगर हम बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं उसे पार्टनरशिप का ड्यूरेशन कितना है, 1 साल 2 साल 4 साल, कितने टाइम का हम लोग बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, अगर हम पैसे निकालते हैं अपने बिजनेस से तो हमें उस पर कितना इंटरेस्ट देना पड़ेगा, ये सब चीज़ें हमारे पार्टनरशिप डीड में मेंशन होती है। उसके बाद है एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस एंड प्रॉफिट मोटिव। जो हमारा बिजनेस है उसमें प्रॉफिट मोटिव ज़रूर से ज़रूर होना चाहिए। जैसे मान लो अगर हम किसी के लिए सोशल सर्विस कर रहे हैं, सोशल वर्क कर रहे हैं, वो हमारा बिजनेस में नहीं आएगा क्योंकि उसमें कोई प्रॉफिट मोटिव है ही नहीं। तो जो भी हमारा बिजनेस होगा उसमें प्रॉफिट मोटिव कंपलसरी है और वो लीगल बिजनेस होना चाहिए, नहीं कि हम लोग कोई भी ख़राब अगर बिजनेस कर रहे हैं जो कि बिजनेस लीगल नहीं है, इलीगल हो, वो सब हम लोगों को अलाउ नहीं होता है। और इसमें हमारा प्रॉफिट मोटिव होना चाहिए। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट मैंने बता ही दिया, किस हिसाब से हम लोग प्रॉफिट को बांटेंगे वो पार्टनरशिप डीड में उस रेशियो को मेंशन किया जाना चाहिए। रिलेशन बिटवीन पार्टनर इज ऑफ प्रिंसिपल एंड एजेंट। अब यहाँ बताया जा रहा है जो रिलेशन है पार्टनर्स के बीच में वो प्रिंसिपल और एजेंट के एक तरह से माना जाएगा। जैसे एग्जांपल मान लो अगर वॉच बेचा जा रहा है दिल्ली में पार्टनर्स के थ्रू, मतलब एक बिजनेस स्टार्ट किया है पार्टनर्स ने मिलके, वो लोग दिल्ली में वॉच बेचते हैं। एक पार्टनर ने सजेस्ट किया कि दिल्ली में हमारा काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हो रहा है, क्यों ना हम इसको मुंबई में भी बेचें। ठीक है। और
उसके बाद सारे पार्टनर्स ने कहा ठीक है ओके बेच के देखते हैं, लेकिन बहुत बड़ा लॉस हो गया। तो कल को दूसरा पार्टनर ये नहीं कह सकता है कि ये आइडिया तुम्हारा था, अब जो भी लॉस हुआ है इसको तुम उठाओ, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे बताया जा रहा है अगर सारे पार्टनर्स को ये आइडिया डिस्कशन किया गया है और उसके बावजूद लॉस हो रहा है तो सारे पार्टनर्स को लॉस उठाना पड़ेगा। क्लियर। उसके बाद है अनलिमिटेड लाइबिलिटी। मान लो ए ने 2 लाख लगाया बिजनेस और स्टार्ट किया, और बी ने भी 2 लाख लगाया, बिजनेस को हो गया 10 लाख का लॉस। अब ओनर कौन है, ए और बी, तो अब जो लॉस हुआ है ए और बी को ही भरना पड़ेगा। ए को 5 लाख भरना पड़ेगा और बी को 5 लाख भरना पड़ेगा, जिसमें से 2-2 लाख इन लोगों ने पहले से लगा रखे थे। अब 3-3 लाख इन्हें घर से लगाना पड़ेगा, इनको अपने घर से ये पैसे देने पड़ेंगे। क्लियर। बात बताया जा रहा है कि मनी फ्रॉम देयर होम, उनको अपने घर से ये पैसे देने पड़ेंगे। इफ़ दे फॉर्म्ड कंपनी देन दे डू नॉट हैव टू पे 3 लाख ईच फॉर लॉस, कंपनी कैन पे देयर लॉस। मैंने बताया क्या, इससे पहले मैंने क्या बोल रही थी, उन लोगों को 10 लाख का लॉस हुआ है, वो दोनों बिजनेस स्टार्ट किए, पार्टनर्स है, लेकिन उन लोगों ने कंपनी फॉर्म नहीं की है क्योंकि उन लोगों का 50 से ऊपर का कोई पार्टनर है नहीं। अगर वो लोग कंपनी फॉर्म किए होते और इन लोगों को लॉस हुआ होता 10 लाख का, तो इन लोगों को 3-3 लाख घर से लगाना नहीं पड़ता। इफ़ अगर कंपनी फॉर्म हुआ होता तो, पार्टनरशिप अगर फॉर्म हुआ रहता तो उन लोगों को देना ही पड़ता। क्लियर। उसके बाद नो सेपरेट लीगल एंटिटी, मीन्स एग्जांपल में रिलायंस कंपनी जो है वो सेपरेट है, सेपरेट लीगल एंटिटी में माना जाएगा, लेकिन पार्टनरशिप, हमारा जो पार्टनरशिप है वो सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं माना जाएगा। अगर वो अपना कोई लैंड खरीद रहा है, कुछ भी खरीद रहा है, तो उसको अपने नाम पे खरीदना पड़ेगा, वो अपने बिजनेस के नाम पे नहीं खरीद सकता है। राइट्स ऑफ पार्टनर, सारे पार्टनर्स को राइट है हर चीज़ के डिस्कशन के बारे में। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बारे में, उन लोगों को एक दूसरे से अंडरस्टैंडिंग करने के लिए। तो ये हमारा हुआ इंट्रोडक्शन। क्लियर, कंप्लीट। थैंक यू।